momentum of a body is what? Directly proportional to the external force applied on it. यही आपका न्यूटन्स सेकंड लॉ है। तो क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, ठीक है। तो ये है आपका कहानी क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो स्टेटमेंट क्या है कि F इज इक्वल टू डायरेक्टली कांस्टेंट, यहां पर 1 आता है तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन dt। ठीक है, यही आपका स्टेटमेंट है। और F मतलब क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स। क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, पहले इसका मतलब समझिए, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसका मीनिंग पहले समझते हैं। हम लोग उल्टा डेरिवेशन करते हैं, कहां से, तो यहां से। ठीक है, कृष्णा जो पार्ट, इतना देर क्यों आए तुम, तो dp अपॉन dt। सर मैं तो बहुत देर से ही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो d ऑफ dt, अब यहाँ मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m इंटू v। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। वीडियो बंद कर लीजिए कृष्णा। ठीक है, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, आपको पता है डेरिवेटिव से या इंटीग्रेशन से कांस्टेंट क्या होता है बाहर, कांस्टेंट क्या होगा बाहर, तो m बाहर चला गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। अब आपको पता है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ मास कांस्टेंट है, पर ये आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और m इंटू ए को ही हम लोग बोलते हैं क्या, F एक्सटर्नल। जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं तब तक वहां पर एक्सेलरेशन किसी बॉडी में नहीं आता, ये हम लोग को पता है। ठीक है, जब तक फोर्स लगेगा नहीं तब तक किसी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कहने का मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट था रेस्ट पर, u इज इक्वल टू 0, आपने यहाँ फोर्स लगाया। क्या लगाया, फोर्स। तो फोर्स लगाना मतलब क्या, इसमें कुछ वेलोसिटी आया। क्या आया, वेलोसिटी आया, मोशन आया। तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं, पहले इसका मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम था। आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी, मास यहाँ m है और मास यहाँ भी वही रहेगा सेम ऑब्जेक्ट का। तो m इंटू 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, 0। तो जिस भी बॉडी में गति नहीं है, जिस भी बॉडी में मोशन नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0 था। यहाँ पर आपने फोर्स लगाया, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेगा ये। तो यहाँ फाइनल मोमेंटम कुछ आया, क्या आएगा, तो m इंटू v, जो भी वैल्यू दिया है, मास का जो भी वैल्यू क्वेश्चन में 2 kg है, वेलोसिटी का जो भी वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, जो भी है। तो यहाँ कुछ फाइनली मोमेंटम आएगा, m इंटू v। तो मोमेंटम क्या हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ। पहले 1 सेकंड पहले, 1 घंटा पहले, ठीक है, जब तक फोर्स लगा नहीं था तब तक इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0 था। पर एज यू आर अप्लाइंग द फोर्स, या एज यू हैव अप्लाइड द फोर्स, ठीक है, और वहां पर अगर चेंज इन स्टेट हुआ, अगर वो फोर्स में इतना कैपेबिलिटी है कि वो चेंज इन स्टेट किया, ठीक है, तो चेंज इन स्टेट जब होगा तो वहां पर वेलोसिटी आएगा। अगर चेंज इन स्टेट नहीं हुआ तो उसका फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0। आप ट्रेन पे जाकर फोर्स लगाइए, तो पहले ट्रेन अगर रुका हुआ है, ठीक है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि आपके फोर्स से वो मूव नहीं करेगा। अगर ट्रेन आपका मोशन में है तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, m इंटू v। आप उसके सामने जाकर खड़े हो गए, नहीं आज हम रोकेंगे ही ट्रेन को, तो आप जिंदगी भर के लिए परमानेंट रुक जाइएगा, पर ट्रेन रुकेगा क्या, नहीं।
तो उसका फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, m into v। तो फोर्स की पर भी डिपेंडेंसी है कि फोर्स क्या है, वो चेंज इन स्टेट करा पा रहा है कि नहीं। तो अगर वहां पर चेंज इन स्टेट हुआ और बॉडी में वेलोसिटी आया, तो यहाँ फाइनल मोमेंटम क्या होगा आपका, ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m into v। तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम चेंज हुआ, dp अपॉन dt, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये कब पॉसिबल है, इफ देयर इज एक्सटर्नल फोर्स, इफ देयर इज एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ दूसरा केस देखिए, केस बी, यहाँ ऑलरेडी पार्टिकल आपका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था, मतलब क्या, आपका कुछ वेलोसिटी है, बॉडी में वेलोसिटी है v, आपने फोर्स लगाया तो इसका मोमेंटम क्या हो रहा है, बार बार कम हो रहा है, इसका स्पीड जो, क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द वेलोसिटी आपने फोर्स लगाया है। एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर थ्रो किया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरह ऊपर है, बॉडी ऊपर जाना चाह रहा है, पर हर समय ग्रेविटी क्या लग रहा है, नीचे। तो बार बार जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, कम। तो इस तरह यहाँ भी है, वेलोसिटी इधर है पर आपने फोर्स लगाया अगेंस्ट द वेलोसिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम। मान लीजिए कम होकर ये हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड या 0 हो गया, जो भी। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम क्या था आपका, m into v, m into v, m into 10, तो यहाँ 10m था, ठीक है, कितना आएगा, 10m। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास वही है, मास तो आपका चेंज नहीं होगा, फोर्स लगाइए तो मास आपका चेंज नहीं होने वाला, तो यहाँ कितना आएगा, 5 है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो जब भी आपका एक्सटर्नली फोर्स लगेगा, तो वहां पर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, चेंज, ठीक है, देयर विल बी डेफिनेटली चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन यू आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ फोर्स। इसी को बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना है इसे, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है जेई और नीट में भी, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आपका इससे बनता है। थोड़ा क्या है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो, तो वहां पर क्या होगा, आपका कोई भी कहानी नहीं होगा, मतलब वहां पर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व, क्या होगा, कंजर्व। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। It is said that in absence of external force, in absence of external force, in the absence of external force, total momentum of the system, total momentum of the system मतलब कि अगर बहुत सारे मास भी हैं तब भी, सिर्फ ऐसा ऐसा नहीं कि एक ही मास है, total momentum of the system always remains constant, always remains constant, ठीक है, constant मतलब क्या, that is, ठीक है, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तो ये तो आप समझते ही हैं, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर, ठीक है, तो आप ये लिख लीजिएगा, दैट इज करके। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता, तो यहाँ समझिए, इट स्टेट दैट इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, और दैट इज के बाद क्या लिखना है कि मोमेंटम नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर, ठीक है,
क्या लिखना है, दैट इज के बाद मोमेंटम कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर। तो ये लिखना आपको आई डॉट ई के बाद, दैट इज के बाद। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये क्या है आपका, तो पी आई शुड बी पी एफ, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू व्हाट, टोटल मोमेंटम आफ्टर। ये कैसे होगा, तो यहां पर सबसे पहले कब होगा ये पॉसिबिलिटी, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो। जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो। जब आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो कहानी क्या होगा, तो कहानी याद देखिए, पहले न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता, तो न्यूटन साहब ने बताया क्या कि डी ऑफ डी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डीपी अपॉन dt should be equal to what, f external should be equal to what, f external। ठीक है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, टोटल अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, जीरो। जब फोर्स ही जीरो है तो मोमेंटम में चेंज होगा क्या, नहीं। जब फोर्स ही जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद द पासेज ऑफ टाइम चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो यहां से आप दो दो मीनिंग समझ सकते हैं क्या, कि मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही जीरो होता है। तो अगर बहुत सारा सिस्टम, मतलब क्या, अगर एक मास है, दो मास है, अगर एक मास है तो यहाँ पे सिंपली m1v1 इज इक्वल टू क्या आएगा, m2v2। अगर आपका कांस्टेंट मतलब क्या है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, ये आएगा। और आएगा नहीं, और क्या आएगा आपका इसमें, तो इसमें आएगा आपका m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। क्या आएगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। भाई जितना मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम बाद में भी होगा। यहाँ देखिए जब फोर्स ही जीरो है तो पहले मान लीजिए आपका रेस्ट पर था तो m इंटू यू जीरो था, तो बाद में भी क्या होगा, यहाँ फोर्स लगा तब ना चेंज हुआ। पर जब एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है तो यहाँ पर क्या होगा, m इंटू जीरो अभी भी रहेगा। तो जो m1v1 है मतलब m1u, वो अभी भी क्या होगा, m इंटू यू मतलब m इंटू जीरो होगा। तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ से क्या है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू व्हाट, v2 अपॉन v1। तो यहाँ से एक चीज और पता चला आपको कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये तो आपको बताए भी थे इनर्शिया के टर्म में, इनर्शिया के टर्म में आपको पता चला था। क्या पता चला था का? कि अगर हेवियर, मान लीजिए ट्रैक है, एथलीट, दो एथलीट है, एक का मास आपका 100 kg है और एक का मास आपका 50 kg 60 kg, जो भी एक नॉर्मल है। अगर वो ट्रैक पे दौड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका देखिएगा कि जो पतला इंसान है जिसका मास कम है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। जो मोटा इंसान है बेचारा वो थोड़ा दौड़ेगा थक जाएगा, वहीं पे लुढ़क जाएगा, वो वहीं पे सोने भी लगेगा वो। तो जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम। वेलोसिटी क्या होगा, कम। और जिसका मास कम है उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा। एम इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एम इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो अगर इसके बीच का ग्राफ बनाया जाए, क्या बनाया जाए, ग्राफ, तो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो अगर हम मास और वेलोसिटी के बीच ग्राफ बनाएंगे, अगर आपका एम है और यहाँ पर मेरा वेलोसिटी है, तो ग्राफ क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, इस टाइप का ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। मास ज्यादा, यहाँ देखिए पहले इसको ग्राफ को समझिए पहले। हम क्या बताए कि मास है, ये वेलोसिटी है। तो यहाँ पे समझ लिया 50 kg, यहाँ पे आपका 100 kg, यहाँ पर है आपका 150 kg। वेलोसिटी यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, और आगे जाकर 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मास जब ज्यादा है, मास ज्यादा मतलब क्या, 150, तो वेलोसिटी क्या है, कम। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड या 1 किलोमीटर पर आवर, जो भी है। तो जब मास ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या है, कम है। वेलोसिटी क्या है, कम है। जब मास कम होगा, जब मास आप डिक्रीज करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आप डिक्रीजिंग फंक्शन लेंगे, जब डिक्रीज करेंगे 100 है 50 है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, इधर बढ़ेगा। तो मास कम हो रहा है तो वेलोसिटी इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, समझे। तो मास इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मास इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब देखिए यहां पर
ठीक है, तो यहाँ m इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या है, एक तो ये पता चल गया, एक और मीनिंग देखिए यहाँ से सिग्निफिकेंस, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, जब आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या है जीरो, तो भाई मोमेंटम तो चेंज होने वाला है नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मोमेंटम आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है कृष्णा, तो मोमेंटम आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, तो डी ऑफ डी टी एम, और ये v इज इक्वल टू जीरो, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब आपको पता है डेरिवेटिव से मास क्या होता है, कांस्टेंट है, बाहर गया, तो यहाँ पे क्या है dv अपॉन dt, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये मास आपका यहाँ आएगा, और dv अपॉन dt शुड बी इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि आपका फोर्स जीरो है। अब इसका मीनिंग देखिए, कभी भी मास जब कंपेयर करेंगे इस पूरे इक्वेशन को जीरो से, तो कभी भी मास जीरो हो सकता है क्या, नहीं, मास विल नेवर जीरो। मास ऑफ एनी पार्टिकल, इवन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल का भी मास है, एक कोई भी बॉडी का मास होगा, तो मास क्या होगा, यहाँ से मास क्या आ रहा है, किसी भी पार्टिकल का जीरो नहीं हो सकता। तो इस पूरे इक्वेशन को जीरो बनाने के लिए, इस पूरे इक्वेशन को जीरो बनाने के लिए क्या होगा, dv अपॉन dt शुड बी इक्वल टू जीरो, dv अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, शुड बी जीरो। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आया क्या, तो ये, तो जब फोर्स जीरो रहेगा, तो अब ये तीनों का मीनिंग समझिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। पहला आपका फोर्स जीरो, पहले आपका मोमेंटम क्या होता है, तो m इंटू वी, आपको माइंड में रखना मोमेंटम क्या होता है भैया, तो m इंटू वी। और कब होगा, तो जब फोर्स लगेगा तब, क्योंकि ये न्यूटन, ठीक है। तो ये पहला आपका जो पहला रूल क्या था आपका, कि जब फोर्स लगेगा तभी क्या होगा, चेंज इन स्टेट, न्यूटन फर्स्ट लॉ, अनटिल और अनलेस वी आर नॉट अप्लाइंग द फोर्स देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट, देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट। अब जब फोर्स लग रहा है तो वहां मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम क्या हो रहा है, तो बॉडी में मोशन आ रहा है, m इंटू वी। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग कि अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं करेगा, जो 1 सेकंड पहले था, जो 1 घंटे पहले था, जो 1 साल पहले था, वही मोमेंटम अभी भी रहेगा, 1 सेकंड के बाद, 1 साल बाद, 1 घंटे के बाद। कैसे, तो यहाँ देखिए, मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है, तो m इंटू वी, तो मास तो कभी भी चेंज करेगा नहीं टाइम के रिस्पेक्ट में। आप बैठे हैं तो मास टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है क्या, हर 1 सेकंड 1 kg बढ़ रहा है, हर 1 सेकंड 1 kg कम हो रहा है, आप सोए हैं तो मास कम हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पर जो m है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, तो मास को हम बाहर कर दी। क्या चेंज होगा, जब फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, और जब भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जब भी वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला ही m इंटू वी, मोमेंटम का फॉर्मूला ही क्या है, m इंटू वी, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल आया, m इंटू ए मतलब क्या, एफ एक्सटर्नल। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तब तक मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं आएगा। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या, कि जब इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स गायब हो गया, आपने हटा दिया, ठीक है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स अगर रिमूव हो गया, तो जो पहले का मोमेंटम है, मान लीजिए आपके टेबल पर एक बुक रखा हुआ है, अब उसको गौर से देखिए, तो उसका इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो है, तो उसका मास तो है बुक का, मोबाइल का मास है जो कि मोबाइल रेस्ट पर है, तो m इंटू जीरो, ठीक है, तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। और फाइनल 1 सेकंड के बाद, 1 घंटे बाद भी क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, जीरो। जब तक आप हाथ से उसको हिलाएंगे नहीं, जब तक आप फोर्स लगाएंगे नहीं, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से क्या है, p कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या, जो पूरे सिस्टम का m1 v1 मतलब इनिशियल मोमेंटम, वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो यहाँ से एक और रिलेशन मिला कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसमें मोशन वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला। दूसरा पता क्या मीनिंग पता चला, कि जब भैया एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, तो ये तो रिलेशन आपको पता है, न्यूटन सेकंड लॉ, तो जब मेरा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो dp अपॉन dt जीरो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं mv इज इक्वल टू जीरो। पर मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, इस पूरे रिलेशन को बनाने के लिए मास जीरो हो सकता है क्या, नहीं। मास ऑफ डस्ट पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है, तो मास किसी भी पार्टिकल का जीरो हो ही नहीं सकता। 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम से मान लीजिए मिलीग्राम होगा, 10 का पावर -3 ग्राम, पर मास होगा, ठीक है। तो dv अपॉन dt मस्ट बी जीरो,
टू सेटिस्फाई दिस रिलेशन। तो यहाँ dv अपॉन dt जब जीरो होगा मतलब क्या, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। dv अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, कब, जब फोर्स नहीं लगेगा तब। अगर आपका बॉडी वेलोसिटी में मूव कर रहा था तो ये हमेशा मूव करता रहेगा वही 10 मीटर पर सेकंड से, कब, जब फोर्स नहीं लगेगा इसको कंट्रोल करने के लिए। तो अगर इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वेलोसिटी, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, नो चेंज। और अगर वेलोसिटी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, नो चेंज। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तब। ठीक है, इफ, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तब। ठीक है, तो आपको याद रखना ये सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये था आपका न्यूटन सेकंड लॉ था, क्या क्या ये न्यूटन सेकंड लॉ का, तो इसको अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था आज के लिए, न्यूटन सेकंड लॉ। कल इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे जो जेई में आए हुए क्वेश्चन है, नीट में आए हुए क्वेश्चन है। और कल पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ। क्या पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, और ध्यान से समझिए आप लोग। तो बोलिए। सर फोटोन का तो मास नहीं होता है, फिर मोमेंटम क्या होगा? क्या बोले आप, फिर से बोलिए। सर फोटोन का तो मास नहीं होता है, फिर मोमेंटम क्या होगा उसका? फोटोन का मास, रेस्ट कौन बोल दिया कि मास नहीं होता है, रेस्ट मास नहीं होता, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, फोटोन का मास नहीं होगा। और मोमेंटम नहीं है, फोटोन क्या है, लाइट के स्पीड से मूव कर रहा है, लाइट के स्पीड से मूव कर रहा है, तो वहां पे क्या है, m इंटू सी, उसका मोमेंटम क्या है, एच न्यू अपॉन सी। मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला लिख लीजिए, जिनको नहीं पता स्ट्रक्चर ऑफ एटम में काम आएगा, उसको बोलते हैं एच न्यू अपॉन सी। एच न्यू मतलब क्या, ठीक है, एनर्जी, और अपॉन सी मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो मोमेंटम होता है फोटोन का। ठीक है, ऐसा नहीं कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो होता है, क्या होता है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो होता है। और बोलिए कोई दूसरा, कोई डाउट और है तो पूछिए। तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, एनर्जी, और फोटोन का मोमेंटम होता है एच न्यू अपॉन सी, एच न्यू अपॉन सी। और कोई किसी को डाउट है तो पूछिए। सर उस दिन का नॉर्थ टू ईस्ट वाला समझा दो ना वेक्टर में। क्या नॉर्थ ईस्ट, अगर क्वेश्चन में दिया रहा है कि डायरेक्शन फाइंड करो, नॉर्थ टू ईस्ट है, नॉर्थ टू वेस्ट है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से बना दो ना एक सर। तो एक क्वेश्चन भेजना तो हम तुमको समझा देंगे। एक क्वेश्चन हमको भेज देना, जो तुमको डाउट है तो भेज देना, तुम्हारा जो पुराना डाउट भी है वो आज हम सॉल्व कर देंगे। असल में टाइम नहीं मिलता ना, दिन में इधर आ जाते हैं, शाम में और भी। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन ए। सर डी। एक क्वेश्चन है, सर आंसर एक ही नहीं आना। चार लोगों सर ऑप्शन ए सही है क्या? अभी चेक करते हैं क्या कि कौन सा सही है क्या। इसका चिंता नहीं करता। हाँ सर चेक करेंगे ना अभी थोड़ी देर। ठीक, ओके, ये मेरे को लगा रफीक बाबू से बात करना देखो। तो अच्छा राइट है ना सर ऑप्शन बी। चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं। इमरान, ये अफनान, अफनान म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज आ रहा है। यस सर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉम्ब ऑफ मास 9 kg, ठीक है, explodes into two pieces of mass 3 kg and 6 kg। तो एक 9 kg का बॉम्ब था, 3 kg 6 kg में फ्रेगमेंट डिवाइड हुआ, और 3 kg का मास 3 kg का 60 मीटर पर सेकंड दिया है। तो 6 kg का वेलोसिटी क्या है, ठीक है।
देखिए यहाँ पर सभी को ध्यान से देखिए, जो इनिशियल मास था आपका बॉम्ब का बिफोर एक्सप्लोजन दैट इज अबाउट 9 किलोग्राम, ठीक है। पर जब एक्सप्लोजन नहीं हुआ तो मास, जो टोटल का टोटल मास क्या है, कंजर्व, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ऐसा नहीं कि बॉम्ब अपने आप मूव कर रहा, नहीं भाई, कहीं भी रखा ही होगा बॉम्ब, ठीक है। तो टोटल मास जब आपका फ्रेगमेंट में डिवाइड नहीं हुआ, जब आपका पीसेज में डिवाइड नहीं हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0। अब ये 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड हुआ, ठीक है, 2 फ्रेगमेंट में आपका डिवाइड हुआ। 2 फ्रेगमेंट मतलब क्या, एक का मास क्या है, 3 kg, और एक का मास दिया है 6 kg, ठीक है। एक का मास क्या है, 3 kg, और एक का मास क्या है, 6 kg। 3 kg वाला जो फ्रेगमेंट है दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, और 6 kg का वेलोसिटी क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं V2, क्या बोल रहे हैं, V2। ये मेरा कैपिटल M था, इसको हम बोल रहे हैं M1, और इसको हम बोल रहे हैं M2, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम आपको पता है कि पूरे सिस्टम का, अब यहाँ पर पूरे सिस्टम का बात करेंगे, तो आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पता है क्या, कि टोटल मोमेंटम बिफोर शुड बी इक्वल टू व्हाट, टोटल मोमेंटम आफ्टर। तो पहले क्या था, पूरा पूरा मास का इनिशियल स्पीड क्या था, 0, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आपका M1 V1 और प्लस M2 V2, M2 V2। तो यहां से क्या आएगा, M इंटू 0, क्या आएगा, 0, इज इक्वल टू M1 V1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 16, 3 इंटू 16, क्योंकि मास 3 है और इसका स्पीड वेलोसिटी दिया है 16, प्लस M2 का दिया है 6 और इंटू V2, तो 16 इंटू 3 क्या होगा, 48, ठीक है, और अपॉन 6, ठीक है। ये माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में। तो 16 इंटू 3 ये आपका है 48, और यहाँ पे 6 V2, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका V2 इज इक्वल टू ये, तो यहाँ से V2 8 आएगा, ठीक है, वेलोसिटी कितना आएगा आपका, -8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, स्पीड नहीं निकालना है। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझिए, यहाँ पर वेलोसिटी -8 क्यों आया, इसका मीनिंग क्या है, कि अगर एक पार्टिकल इधर गया तो एक पार्टिकल इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए माइनस आ रहा है। क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी और मोमेंटम ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एंड मोमेंटम इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये माइनस आना मतलब क्या, कि जहां भी M1 मूव कर रहा है, जस्ट अपोजिट टू दैट M2 मूव कर रहा है, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ M1 द M2 इज मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ M1, इसलिए माइनस आ रहा है। तो यहां पर ही अगर आपका ऑप्शन में होता कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ M2, तो ये आपका आंसर होता। पर काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, हाफ m v2 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा आपका हाफ m, मास कितना है 6 kg, नो v2 वी हैव फाउंड बट -8, तो -8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, क्या होगा 64, तो कितना आएगा आपका ये 190। 190। So the unit will be what? Kinetic energy है, कोई भी वर्क या कोई भी एनर्जी यूनिट क्या होता है, जूल, क्या होता है, जूल। So the kinetic energy of second mass, second fragment is 192 जूल। जिसका भी 192 आया था उसका आंसर सही है। गरिश्मा ने पहले बताया था 192। समझ में आया सभी को, बताइए। यस सर। वेरी गुड, ठीक है सर हाँ बोलिए गरिश्मा, बोलिए। सर वो कंजर्वेशन ऑफ मास से नहीं कर सकते थे, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। कंजर्वेशन ऑफ मास थोड़ी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, तभी तो वहां से आया हाँ, होगा, मास थोड़ी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, आप उसको m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 लिखिए तो भी बात वही है।
तो सर सर ऐसा उससे तो करें एक तो उसको वेलोसिटी। हाँ, दोनों मास दिया, एक वेलोसिटी दिया, तो वहां से v2 निकल जाएगा, तो हम भी तो वही लगाए ना। बिल्कुल सही है, वो भी सही है। सर मेरा 8 आया और आपका -8 आया था। तो मेरा डायरेक्शन के साथ है, आप कंजर्व किए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या है आपका, 0 था, पूरा का पूरा जो ये है बॉम्ब वो रेस्ट पर था, ठीक है, तो ये 0 था। आप डायरेक्ट ये लिए ना कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2, तब ये जाकर आपका 8 आएगा स्केलर में। पर यहाँ पर क्या इनिशियल मोमेंटम ये है, फाइनल मोमेंटम दोनों को लेंगे, तब यहाँ पर 1 आएगा तो क्या आएगा, -8, -8 का स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा, +8। एक और क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है क्या सभी को? नो सर। यस अरे सर सर अब दिख दिखा, रहा है। अब दिख रहा, अब दिखा। दिख रहा है, वेरी गुड। कितना आंसर आया बताइए? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आया। किसका आया? कृष्णा। यस सर। वेरी गुड। अब जहां पर तुम सॉल्व किया है उसको भेजो जल्दी हमको, जल्दी भेजो व्हाट्सएप पर, जल्दी भेजो, सॉल्यूशन को भेजो। यस सर, सी आ रहा। और सभी जल्दी बताइए, भूमिका, जसजोत, खुशबीर। वेरी कॉमन, वेरी इजी क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। मोहद्दिशा बताइए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आसिया नाम, जल्दी बताइए। दिया। तो बी आ रहा। कोमल भारती का बी आ रहा। सानिया शेख, जल्दी बताइए। ऋषिका, धनुश्री, ऋषिकेश, अली अख्तर, तमरीन बताइए। धनुश्री बताइए। माहिन खान जल्दी। अंजार, राहिना शेख। आपका कितना आया? गायत्री, गायत्री उमा, आपका कितना आया? निशिका बताइए। सुमित, समीक्षा, समीक्षा कितना है आपका? सर नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? इतना इजी क्वेश्चन है। पहले तो आप आंसर लाती थी और कुछ बोलती नहीं थी, अब तो आंसर लाइए। फिर से क्वेश्चन पढ़िए सभी को। A bullet of mass A moving with velocity b strikes a large stationary block of mass c and remains embedded in it. The final velocity of the system is। देखिए यहाँ पर
एक बुलेट है, आपने फायर किया, तो बुलेट का मास दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है ए, एंड मूविंग विद द वेलोसिटी बी। इसका जो इनिशियल स्पीड है, जिस स्पीड से बुलेट मूव कर रहा है, दैट इज गिवन बी। नाउ मास ऑफ द स्टेशनरी ब्लॉक, पहले एक वुडन आपका यहां से हैंग है, सिंपल, ठीक है। तो यहां पर ये पहले इनिशियली रेस्ट पर था, तो ये क्या है सी, और इसका वेलोसिटी क्या है कैपिटल V इज इक्वल टू 0। But as the bullet strikes with the stationary wooden block, so it will gain some velocity, it will gain some kinetic energy. अब यहाँ पर क्या हो गया, बुलेट आपका एम्बेडेड हो गया, एम्बेडेड मतलब क्या, स्टक हो गया, फंस गया अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बुलेट भी आपका स्टक है, अंदर एम्बेडेड है। तो नाउ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वी नो दैट, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, आप ऐसा नहीं वुडन ब्लॉक को पकड़कर मूव करा रहे, नहीं, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ बुलेट, ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, सारा सिस्टम क्या मोशन में आ रहा है। तो आपको पता क्या, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू व्हाट, टोटल मोमेंटम फाइनल। टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू व्हाट, टोटल मोमेंटम फाइनल। टोटल मोमेंटम देखिए पूरे मास का लिखेंगे, पूरे सिस्टम का, ठीक है। तो यहां पर क्या, a इंटू बी, मास है a और बुलेट का स्पीड क्या है b, ठीक है, प्लस इसको हम बोल रहे हैं c, इसका मास क्या है c, और c इंटू 0, दोनों का मोमेंटम लिखना आपको, ठीक है। वुडन ब्लॉक का मोमेंटम क्या होगा, इसका मास क्या है c, पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, रेस्ट पर होगा। जब तक बुलेट यहां तक आएगा नहीं तब तक ये क्या रहेगा, रेस्ट पर। और a इंटू बी, ये तो मूव कर रहा है, जब ये मूव करेगा तभी तो ये कोलाइड करेगा, स्ट्राइक करेगा। Now as the bullet penetrates the wooden block, तो जब पेनिट्रेशन करेगा तो क्या होगा, ये दूर जाएगा, कुछ वेलोसिटी है, तो इस फाइनल वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं v, क्या बोल रहे हैं v। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम होगा क्या, a प्लस c इंटू v। अब यहां पर क्या है, जो c मतलब क्या, वुडन ब्लॉक का मास, और उसके अंदर बुलेट भी आ गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बुलेट इज एम्बेडेड इन इट, तो एम्बेडेड इन इट मतलब क्या, a प्लस सी, और मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी, मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। भाई जब वुडन के अंदर आपका बुलेट है, तो जो बुलेट का स्पीड होगा, फाइनल वेलोसिटी, वही तो बुलेट का भी, वही वुडन ब्लॉक का और वही बुलेट का स्पीड होगा, तो v। तो यहां से क्या आएगा, ए बी, और अपॉन क्या आएगा, a प्लस सी, दैट इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी अचीव्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या, बुलेट प्लस ये, ठीक है, बुलेट प्लस ये, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, ए बी अपॉन ए प्लस सी। समझ में आया सभी को, बताइए। लास्ट में समझ में नहीं आया, आपने क्या किया वहाँ पे, a प्लस सी कैसे आया वहाँ पे। अरे मेरे एक बार फिर से समझाओ सर। देखिए यहाँ पर ये बुलेट है, बुलेट आपका मूव कर रहा है, इसका मास दिया हुआ ए और इसका वेलोसिटी है बी। इधर कलाकारी मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मास है इसका ए और मूविंग विद द वेलोसिटी बी, पर वुडन ब्लॉक पहले क्या था, रेस्ट पर जब बुलेट टकराया तो कुछ वेलोसिटी आएगा। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब वेलोसिटी आया मतलब क्या, बुलेट उसके अंदर है, बुलेट आपका एम्बेडेड है, बुलेट आपका स्टक है कहाँ, इनसाइड द वुडन ब्लॉक, ठीक है, वो फंस चुका है। तो जो वुडन ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी होगा वही तो आपका बुलेट का भी होगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, सिर्फ ये मूव करा, बाकी सब जीरो है, बाकी ये क्या होगा, रेस्ट पर। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, और इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मास c और इंटू स्पीड क्या है, 0 है। नो फाइनल मोमेंटम क्या है, जब ये वेलोसिटी में आया, ठीक है। अब इसको बोलेंगे सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या, इसमें बुलेट का भी मास है और इसमें वुडन ब्लॉक भी है, ठीक है। तो जो, और दोनों क्या है, कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इसका टोटल मास क्या होगा, a प्लस सी। बुलेट का मास कितना है, तो a है,
और वुडन ब्लॉक का मास कितना c है एंड मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी। आप इसको अलग भी लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो ac, ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो av और प्लस cv। ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि बुलेट का फाइनल वेलोसिटी क्या v है और वुडन ब्लॉक का कितना है c, तो c इंटू v। तो यहाँ से कॉमन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, ab अपॉन a प्लस c। कितना बारीक क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन था ये। समझ में आया सभी को? समझ गया सर। यस सर। यस सर, समझ गया। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो थर्ड टॉपिक है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ कल पढ़े आप, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अभी क्या आपका, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तो आपको पता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज व्हाट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। For every action, there is always equal and opposite reaction. For every action, there is equal and opposite reaction. Okay. तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या बोलता है कि आप कोई भी एक्शन कीजिए उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है आपका, ठीक है। जैसे आपका जो आपने ये देखा क्या, मान लीजिए अगर आपका हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक ब्लॉक है, तो यहाँ पर जो वेट है ये दोनों बराबर होते हैं। या फिर आपका अगर टेंशन है, अगर एक ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मान लीजिए आपका बुक है, मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है। तो उसका जो भी मास है, तो मास मतलब क्या, उसका वेट क्या होगा, W इज इक्वल टू mg विच एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट रिएक्शन लगता है बिल्कुल इसके इक्वल में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अगर एक रोप से एक कहीं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और वहां से एक धागा है, रस्सी है, हैंग है, तो इसका वेट W इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, mg। और इसको बैलेंस करने के लिए एक टेंशन क्रिएट होता है। क्या होता है, टेंशन। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मतलब क्या, जैसे आपका अगर स्विमर है, ठीक है। स्विमर मतलब क्या, जो तैराक होते हैं, जो नदी में समुद्र में तैरते हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपने हाथों को पीछे कर रहे हैं, पानी पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, पानी पर फोर्स लगाते हैं। जब आप पानी पर फोर्स लगाएंगे तो आपका बॉडी क्या होगा, आगे जाएगा। या बोट है समझ लीजिए, अगर आपका जो नाव है, ठीक है, तो आप देखिएगा जो जो होता है रडर, जो पतवार जो होते हैं वो हमेशा पानी को पीछे करेंगे। तो अगर पानी को आप पीछे कर रहे हैं तो शिप क्या होता है आपका आगे। तो आपने एक एक्शन लगाया ऑन द वाटर, ठीक है।
तो जब वाटर में आप एक्शन लगा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? रिएक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहे हैं? रिएक्शन। तो आप आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर आपको नाव को, शिप को या बोट को पीछे ले जाना है तो आपको पानी को आगे एक्शन करना पड़ेगा, आगे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब आप आगे एक्शन करेंगे तो रिएक्शन क्या मिलेगा? पीछे। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? पीछे जाएगा। एंड थर्ड लॉ, ठीक है। रियल लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि आप फर्स्ट और थर्ड लॉ को डिवाइड, फर्स्ट को और थर्ड लॉ को फ्रॉम द सेकंड लॉ, फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ आप ड्राइव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? द रियल लॉ। देखिए यहाँ पर समझिए, Newton's second law is called the real law. Why? Because we can derive the first and third from the application of second law. Second law क्या कहते हैं? The rate of change of linear momentum is equal to net external force acting on the body. ठीक है, net external force acting on the body. तो पहले देखिए आप फर्स्ट लॉ कैसे ड्राइव करेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ बाय द सेकंड लॉ, तो ये क्या है? तो मान लीजिए एफ एक्सटर्नल 0 है, जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जो आपका अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स क्या आपका 0 है। तो इफ एक्सटर्नल इज 0 तो क्या होगा आपका? ठीक है, तो आपका इक्वेशन पता है क्या? एफ इज इक्वल टू व्हाट? एफ एक्सटर्नल मतलब क्या? एम इनटू ए। आप डेरिवेशन देखे थे न्यूटन सेकंड लॉ का, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट? नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब क्या? एम इनटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एम इनटू ए इज इक्वल टू व्हाट? 0। एम इनटू ए इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब देखिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट कभी भी 0 होता है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट का, सिंस mass of any object will never be 0। ठीक है, मास ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट आपका 0 नहीं हो सकता। हर एक पार्टिकल का मास है, हर एक पार्टिकल का क्या है? मास है। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका? ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? 0 आएगा। एक्सेलरेशन क्या है? 0 आएगा। अब आपको पता क्या? v इज इक्वल टू व्हाट? u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू व्हाट? u प्लस ए टी। तो जब एक्सेलरेशन 0 है तो यहां से क्या आएगा? v इज इक्वल टू व्हाट? u। और यही आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ है। क्या ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना? ये कैसे फर्स्ट लॉ है? तो यहां समझिए, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर आप कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, तो मान लीजिए अगर बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, बॉडी क्या आपका रेस्ट पर, मान लीजिए u इज इक्वल टू क्या है? 0। तो 1 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 साल के बाद जो v रहेगा, v भी क्या रहेगा? v इज इक्वल टू u, मतलब क्या है? 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0। और यही न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है, ठीक है, कि until or unless we are not applying the force, until or unless we are not applying the force on any material body, there will be no change in state। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर कोई आपका अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा है टू चेंज इन स्टेट का जो कॉज हो। उस तरह अगर एक बॉडी मोशन में है,
ठीक है, मान लीजिए एक इनिशियल कोई भी पार्टिकल इनिशियल स्पीड से मूव कर रहा है यू, जो भी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा आपका, इसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, u इज इक्वल टू व्हाट, v। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स नहीं है जो इसके मोशन को कंट्रोल करे, अपोज करे। तो जो इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो वही 1 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद, 1 साल के बाद वही स्पीड रहेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं, until or unless we are not applying the force, until or unless we are not applying the external force, until or unless we are not applying the external force, there will be no change in state. If the body is in motion, so it will continue in the state of motion. If the body is in rest, so it will continue be in the rest. ठीक है, तो अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट ही पे रहेगा। जो इसका इनिशियल स्पीड 0 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 0। क्यों? फोर्स नहीं है। अगर वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड के बाद, 1 साल के बाद क्या रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स नहीं है, ना फ्रिक्शन है, ना कोई भी तरह का फोर्स नहीं है जो इसके मोशन को, इसके स्पीड को चेंज करे। तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्या है ये? न्यूटन फर्स्ट लॉ। डेरिवेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ कल ही देखें, फिर से रिवीजन कराते रहे। क्या था? तो बताया था कि मान लीजिए अगर आपका 2 लाइक चार्ज पार्टिकल, और लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर एक चार्ज है, ठीक है, ये प्लस क्यू और ये भी क्या है, प्लस क्यू। इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए जो भी है आपका d है। तो ये पहला मान लीजिए 1 है और ये क्या है, 2 है। तो 1 2 को रिपेल करेगा, कितना होगा, तो F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, तो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, तो पहले F21, ठीक है, पार्टिकल में मोशन आएगा। ठीक है, पहला पार्टिकल क्या होगा, इधर जाना चाहेगा। क्यों? ड्यू टू F12। F12 इज इक्वल टू क्या होगा, dp1 विद रिस्पेक्ट टू dt, विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, तो जब भी आपका लाइक चार्ज है, ठीक है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल। तो जो पहला दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, F21। ठीक है, पहला जो दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, F21। और जो दूसरा वाला पहले को रिपेल कर रहा है, इसको हम बोल रहे हैं F12। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो जब ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये मोशन में आएगा, ये दूर जाएगा, ये कुछ वेलोसिटी से दूर जाएगा, तो dp1/dt। उस तरह F21 क्या होगा, F21 इज इक्वल टू dp2 और अपॉन dt। ठीक है, dp2/dt। ठीक है, जब ये इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, तब ये इधर जाएगा कुछ वेलोसिटी से, कुछ वेलोसिटी से इधर रिपेल होगा। जब दोनों मोमेंटम को ऐड करेंगे, dp1/dt प्लस dp2/dt, तो कितना आएगा आपका, F12 प्लस F21। कितना आएगा, F12 प्लस F21। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, LHS और RHS। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि भैया जहां भी
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हो रहा है, मतलब बॉडी के मोशन में चेंज हो रहा है, और यहाँ चेंज हो रहा है। पहले आपने रेस्ट पे रखा था और अचानक क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, अचानक रिपेल हो रहा है। पर रिपल्शन के लिए जो कॉज है दैट इज व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स। कभी भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या है कि जहां भी चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा ड्यू टू व्हाट, द कॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। ऐसा नहीं कि आप 1 और 2 चार्ज पार्टिकल को आप अपने से फोर्स लगाकर दूर करें, नहीं। यहाँ ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ये दोनों क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। बोथ द चार्ज पार्टिकल विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये टोटल, तो ये 0 के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पे इसको डी ऑफ डी टी P1 प्लस P2 लिखेंगे, मतलब टोटल मोमेंटम। पर टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू F12 प्लस F21। तो यहाँ से क्या आएगा, F12 कोई भी एक को माइनस लाइए, तो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। और यही आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब 1 2 पर फोर्स लगाएगा तो 2 भी 1 पर फोर्स लगाएगा सेम मैग्नीट्यूड का, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये जितना फोर्स इधर लगा रहा है पॉजिटिव एक्स की तरफ, उतना ही फोर्स ये भी इधर लगाएगा नेगेटिव एक्स की तरफ। तो यही न्यूटन थर्ड लॉ है। तो इसीलिए न्यूटन सेकंड लॉ को हम रियल लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल लॉ। क्यों? सेकंड लॉ के हेल्प से आप फर्स्ट लॉ भी ड्राइव कर सकते हैं और थर्ड लॉ भी ड्राइव कर सकते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन देखिए। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आपको पता है क्या डेरिवेशन में आया था, एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या, m इंटू ए। तो m इंटू ए इज इक्वल टू 0। पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इस पूरे इक्वेशन को 0 बनाने के लिए हाँ प्रशांत सर, नहीं वो आए हैं, मोदी सर आए हैं, वो लेने के लिए अपना सामान में। तो नहीं नहीं, वो फादर का रेंट दिया है, तो सामान लेने के लिए आया वो। हाँ तो ना, ऊपर ही है वो, ऊपर ही है वो। हाँ ऊपर ही है वो, ऊपर। अच्छा ठीक है ना, हम अब क्लास में आप, मैं उनको भाई को बोली कि ऊपर जाके लेने के लिए चाबी। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम बोल देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो जब तक ये लिखिए। तो यहाँ पे मास किसी भी पार्टिकल का 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो यहाँ से क्या होगा, v इज इक्वल टू व्हाट, u। ठीक है, तो v इज इक्वल टू u मतलब क्या, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ठीक है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो इनिशियल स्पीड था वही कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट ही पे रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है। बॉडी मोशन में है तो यहाँ पे क्या रहेगा, मोशन में ही। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये लिखिए 1 सेकंड, फिर हम बता रहे हैं आगे का कहां।
ठीक है, तो ये है आपका न्यूटन सेकंड लॉ। क्या ये न्यूटन सेकंड लॉ, कि आप फर्स्ट भी और थर्ड लॉ भी ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए आगे का टॉपिक। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने क्या पढ़ा? कि इनर्शिया के पहले फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, तो आपने पढ़ा क्या? फोर्स इज व्हाट? द एबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, व्हिच चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉडी। फिर आपने पढ़ा इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय व्हिच इट रेजिस्ट टू चेंज इन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर आप पढ़े क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ। फिर क्या पढ़े? सेकंड लॉ। फिर क्या पढ़े? थर्ड लॉ। फिर न्यूटन सेकंड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल लॉ। क्या बोलते हैं? रियल लॉ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड आप ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ बता रहे हैं। कल एग्जांपल बताए थे हम कि अगर आप जहां भी एक्शन होता है तो वहां पे आपको क्या मिलता है? रिएक्शन। तो उसका एक एग्जांपल है क्या? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इस पर क्वेश्चन आता है, इसलिए ये भी देख लीजिए। फिर हम लोग केसेस ऑफ पूरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, तो ये क्या होता? ठीक है, तो ये क्या आपका गन है? क्या ये गन? और एक बुलेट मान लीजिए। तो क्या है? पहले जो कैपिटल मास है, कैपिटल मास मतलब क्या? मास ऑफ गन। हर्षल, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन मतलब क्या? रिकॉइल क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना। पहले समझो, बता रहे हैं। तो कैपिटल है मतलब क्या? मास ऑफ गन। क्या होगा? मास ऑफ गन। स्मॉल है किसके लिए ले रहे हैं? मास ऑफ बुलेट के लिए। मास ऑफ बुलेट, ठीक है। स्मॉल v इज व्हाट? द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और कैपिटल V मतलब क्या? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो जो गन जिस स्पीड से इधर जाएगा वो आपका ये कैपिटल M है, ठीक है। गन क्या होता है? हेवियर। बुलेट क्या होता है? लाइटर। तो जो लाइटर मास है उसको बोल रहे स्मॉल m। मास ऑफ गन क्या आपका? कैपिटल M। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन मतलब क्या? आपको लगाना है अप्लाइंग conservation of linear momentum। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करें तो कैसे होगा? तो सबसे पहले देखिए, गन जब आपका फायर नहीं हुआ, आपने जो कोई भी फायर नहीं किया, तो सारा सिस्टम क्या रहेगा? रेस्ट पर। बुलेट भी क्या है? रेस्ट पर। और मास ऑफ गन भी क्या रहेगा? रेस्ट पर। तो कैपिटल M इनटू 0। टोटल आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या? टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू व्हाट? टोटल मोमेंटम आफ्टर। यही हमेशा लगेगा। टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू व्हाट? टोटल मोमेंटम आफ्टर। तो यहाँ क्या है? सारा गन क्या आपका? रेस्ट पर। यहाँ क्या आएगा? M इनटू 0। अब यहाँ पर क्या आएगा? तो जब आप बुलेट फायर किए मतलब क्या? M इनटू V।
m into v, स्मॉल v, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, प्लस गन भी कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब जो रिएक्शन मिलता है, झटका लगता है। आप देखिएगा कभी भी आप जब बुलेट फायर करते हैं, जैसे जो आर्मी ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो जितने भी आर्मी हैं उनपे जो बंदूक होता है, इंसास है या AK-47 है, तो वो सीने पे रख के फायर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप दूर करके फायर करेंगे तो आपको झटका बहुत जोर से लगेगा, हो सकता है कि आपको हार्म पहुंचा दे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सीने से लगा कर करते हैं, ताकि जब रिएक्शन हो तो हम लोग उसको बैलेंस कर पाए, ठीक है। जब भी बुलेट आगे जाएगा तो गन भी थोड़ा पीछे, रिएक्शन मिलता है, आपको झटका लगता है। तो m into v, और मास ऑफ गन क्या m, और इसका जो भी वेलोसिटी उसको हम क्या बोल रहे हैं, v बोल रहे हैं। तो यहां से क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू व्हाट, mv। तो यहां से क्या आएगा, माइनस mv और अपॉन कैपिटल M, इसी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। माइनस क्यों आ रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, डायरेक्शन की जब भी रिकॉइलिंग होगा, ठीक है, जो गन को झटका लगेगा वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट। अगर बुलेट इधर मूव कर रहा है तो गन इधर